जिनका कार्यकाल लिखे तो 1700 से 1743 तक। ठीक है मित्रों, चलिए आगे कहाँ तक चर्चा कर ली थी। हाँ, तो सबसे पहले तो सवाई जय सिंह तो 7 मुगल बादशाहों के, मुगल शासकों के समकालीन था। उसके बाद में मित्रों हमने देखा था सवाई जय सिंह है वो मुअज्जम और आजम की लड़ाई में है, वो किसका साथ देता है, आजम का साथ देता है। तो और जीत जाता मुअज्जम है तो सवाई जय सिंह को राज्य से पदच्युत होना पड़ता है और जो शासक है वो विजय सिंह को बना दिया जाता है। अब सवाई जय सिंह की जो यहाँ पर इतनी हैसियत रह गई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक मुगल मनसबदार था। ठीक है, हाँ। चलिए उसके बाद में सवाई जय सिंह अपने शासन को वापस लेने के लिए सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पर देवारी समझौता करता है मित्रों। देवारी समझौता जो हुआ था मित्रों मई 1708 में। देवारी समझौता कब हुआ था मित्रों, मई 1708 में हुआ था देवारी समझौता। किन किन के मध्य हुआ था ये समझौता, तो देखिए मैं शासकों के नाम लिखता हूं। आमेर का था सवाई जय सिंह, आमेर का कौन था मित्रों, सवाई जय सिंह। इधर मेवाड़ का शासक कौन था, अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ का शासक था। हाँ, इधर बात करें नेक्स्ट जो मारवाड़ का शासक था, वो मारवाड़ का शासक कौन था, वो था अजीत सिंह। कौन था मित्रों, अजीत सिंह। देवारी समझौता किन किन शासकों के मध्य हुआ, तो मित्रों देवारी समझौता आमेर का था सवाई जय सिंह। स्वागत है मुजाजी खारिया, स्वागत है अनिता जी, स्वागत है रणवीर जी महरिया, सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है मनीषा जी चौधरी, राम राम जी। हाँ, तो देवारी समझौता मई 1708 में हुआ था मित्रों। इसमें 3 शासकों के मध्य ये समझौता हुआ था। आमेर का कौन था, सवाई जय सिंह। मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय। मारवाड़ का कौन था, अजीत सिंह। क्या था देवारी समझौता मित्रों, इस देवारी समझौते के तहत मित्रों मेवाड़ का शासक था कौन, अमर सिंह। और अमर सिंह की पुत्री कौन थी मित्रों, अमर सिंह की पुत्री थी चंद्र कुंवरी। कौन थी, चंद्र कुंवरी। मेवाड़ का शासक कौन था, अमर सिंह। हाँ रणवीर जी थोड़ी सी क्या है, जीभ में प्रॉब्लम है आज थोड़ी सी, हाँ उसकी वजह से आवाज थोड़ी सी आपके पास क्लियर नहीं आ रही होगी। हाँ, तो पुत्री कौन थी, चंद्र कुंवरी। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवरी। और चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ किया गया, सवाई जय सिंह के साथ। लेकिन मित्रों इसके लिए भी एक शर्त रखी गई। एक शर्त क्या रखी गई, अमर सिंह ने यह शर्त रखी सवाई जय सिंह के साथ कि मैं मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह आपसे करूंगा, लेकिन आपको है इसके लिए एक शर्त का पालन करना होगा। अब वो शर्त ये थी कि चंद्र कुंवरी से जो उत्पन्न संतान होगी, चंद्र कुंवरी से जो उत्पन्न संतान होगी वही आमेर का आगे वाला आने वाला क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। तो चंद्र कुंवरी से उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, आमेर की कौन होगी, उत्तराधिकारी संतान होगी। ठीक है मित्रों। इधर जो मारवाड़ का शासक कौन था मित्रों, अजीत सिंह। कौन था, अजीत सिंह। इस अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कुंवरी, कौन थी, सूरज कुंवरी। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह किसके साथ किया था, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने भी, हाँ मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ कर दिया। अब देखो मित्रों अमर सिंह ने भी अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह के साथ कर दिया और इधर अजीत सिंह ने भी सवाई जय सिंह के साथ कर दिया। ठीक है। हाँ, अब जो अमर सिंह है, इस अमर सिंह है ये इस समय मेवाड़ का शासक था। हाँ, मेवाड़ का शासक कौन था, स्वागत है प्रमोद कुमार जी वर्मा, आपका भी स्वागत है। मेवाड़ का शासक अमर सिंह द्वितीय
और इस अमर सिंह द्वितीय के सामने ये शर्त रखी गई थी, हाँ वो शर्त ये थी कि जो सवाई जय सिंह है ये अपने राज्य से पदच्युत था, क्योंकि जो आजम है वो बहादुर शाह प्रथम जो शासक बना था मित्रों, उसने सवाई जय सिंह के छोटे भाई को शासक बना दिया था। तो अमर सिंह के लिए यह शर्त रखी गई थी कि अमर सिंह है वो सवाई जय सिंह की शासक बनने में मदद करेगा। इधर मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, हाँ मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, और अजीत सिंह भी अपने राज्य से पदच्युत था, क्योंकि औरंगजेब के बाद में बहादुर सिंह ने इसे भी अपने राज्य से क्या रखा था? पदच्युत रहा, अर्थात राज्य से निकाले हुए थे। कौन? दोनों ही, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह अपने अपने राज्य से क्या हुए थे? निकाले हुए थे। ठीक है, अब इन दोनों की शासक बनने में सहायता कौन करेगा? अमर सिंह। इन दोनों की शासक बनने में सहायता कौन करेगा? अमर सिंह है वो इस देबारी समझौते के तहत दोनों की शासक बनने में क्या करेगा? सहायता करेगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इसके बाद में देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए मित्रों, इस देबारी समझौते के तहत उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में जो आमेर का शासक सवाई जय सिंह है, इस सवाई जय सिंह के देखो एक तो सूरजकुंवरी से संतान उत्पन्न होती है, सूरजकुंवरी से होती है ईश्वर सिंह, और जो चंद्रकुंवरी से संतान उत्पन्न होती है वो कौन होती है? माधो सिंह, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि मेवाड़ जो आमेर है उसमें भी उत्तराधिकार संघर्ष होगा। सवाई जय सिंह ने इस समझौते के तहत है वो चंद्रकुंवरी की संतान माधो सिंह को बनाना था शासक, लेकिन शासक किसे बना दिया इसने? सूरजकुंवरी से जो ईश्वर सिंह उत्पन्न हुआ था, बड़ा पुत्र था ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह को जब शासक बना दिया था सवाई जय सिंह ने, तो इनमें क्या हुआ था? उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अभी तो आपको देबारी समझौता है इतना ध्यान में रखना है मित्रों। देबारी समझौते के किन किन के मध्य हुआ? इन तीनों के मध्य हुआ, जिसमें अमर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ इस शर्त पर किया कि मेरी पुत्री से जो संतान उत्पन्न होगी वही अगला उत्तराधिकारी होगा। इधर अजीत सिंह ने भी सूरजकुंवरी अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया, और अमर सिंह के लिए यह शर्त रखी गई कि अमर सिंह इन दोनों को शासक बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में देबारी समझौते के बाद में है जो सवाई जय सिंह है वो रामचंद्र की सहायता से अपना जो खोया हुआ शासन था उस शासन को वापस पुनः प्राप्त कर लेता है, और सवाई जय सिंह है वो जयपुर का शासक वापस से बन जाता है। तो सवाई जय सिंह वापस शासक बन जाता है। इतना क्लियर? चलिए लीजिए हाँ, अब देखिए मित्रों, सवाई जय सिंह के द्वारा बूंदी राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष में बूंदी राज्य में हस्तक्षेप। सत्रह सौ तैतीस ईस्वी में सवाई जय सिंह ने बूंदी राज्य में जो उत्तराधिकार संघर्ष है इसमें है वो कूद पड़े थे। बूंदी राज्य का संबंध है इनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहीं से जो मराठों का आगमन होगा, राजस्थान में मराठों का आगमन होगा मित्रों, वो मराठों का आगमन है वो यहीं से होगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार होगा। 1733 में मित्रों बूंदी का जो शासक था, बूंदी का शासक कौन था? बुद्ध सिंह। 1733 ईस्वी में मित्रों बूंदी का शासक कौन था? हाँ, बुद्ध सिंह। कौन था? बुद्ध सिंह। अब मित्रों क्या हुआ? बुद्ध सिंह के काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई थी। बुद्ध सिंह के काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसके पश्चात जो बुद्ध सिंह की पत्नी थी अमर कुंवरी, कौन थी? अमर कुंवरी। अमर कुंवरी के कुछ समय पश्चात एक संतान हुई थी उमेद सिंह। कौन हुआ? उमेद सिंह। अर्थात अमर कुंवरी का पुत्र कौन था? उमेद सिंह। देखो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के कुछ समय तक कोई संतान नहीं हुई थी। तब इसे सवाई जय सिंह ने क्या किया कि इस बुद्ध सिंह के स्थान पर है यहाँ पर जो शासक है वो शासक है बूंदी का शासक बना दिया दलेल सिंह को। किसे शासक बना दिया मित्रों?
दलेल सिंह। और ये दलेल सिंह कौन था? दलेल सिंह को शासक बना दिया। ये दलेल सिंह कौन था? ये बूंदी में जो करवार पड़ता है, करवार का जागीरदार था सालिम सिंह हाड़ा। करवार का जागीरदार कौन था? सालिम सिंह हाड़ा का पुत्र था दलेल सिंह। सवाई जय सिंह ने जब बुद्ध सिंह के कोई संतान नहीं हुई तो दलेल सिंह को शासक बना दिया। अब मित्रों जो अमर कौरी है ये सवाई जय सिंह की बहन थी। सवाई जय सिंह की बहन कौन थी? अमर कौरी। ये अमर कौरी कुछ समय पश्चात उमेद सिंह को क्या है? जन्म देती है और उमेद सिंह को शासन बनाने की मांग करती है। उमेद सिंह को शासक बनाने की मांग करती है। उमेद सिंह को शासक बनाने की मांग कौन करती है? उसकी जो उसकी माता थी अमर कौरी, ये सवाई जय सिंह की बहन थी। लेकिन सवाई जय सिंह ने उमेद सिंह को शासक बनने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। सवाई जय सिंह ने कहा कि अब तो शासक कौन रहेगा? अब तो शासक दलेल सिंह रहेगा। कौन रहेगा? अब तो शासक कौन रहेगा? दलेल सिंह। जब दलेल सिंह को शासक नियुक्त कर दिया, उमेद सिंह को शासक नहीं बनाया, तो बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कौरी है, वो किसको निमंत्रण देगी? बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कौरी यहाँ पर मराठों को निमंत्रण देती है सहायता करने के लिए। मराठा सरदार थे मल्हार राव। कौन? मल्हार राव व महादजी सिंधिया। मल्हार राव व महादजी सिंधिया इन दोनों को निमंत्रण देती है या राखी भेजकर क्या मांगती है? इससे सहायता मांगती है। कौन है? अमर कौरी। जब सवाई जय सिंह के द्वारा उमेद सिंह को शासक नहीं बनाया दिया जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये बातें तो खत्म नहीं होगी। बिल्कुल सतीश जी बातें करने के लिए आते हैं कुछ लोग, ठीक है, इनका टाइम पास, ये नहीं मानेंगे तो नहीं माने, सही। हाँ तो यहाँ पर मित्रों एक बार फिर वापस देखना। हाँ तो यहाँ पर जो उमेद सिंह को शासक नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ पर इस उमर गौरी ने मराठों को राखी भेजकर है सहायता करने के लिए, मराठों को राखी भेजकर है वो सहायता के लिए निमंत्रण दिया। किन्हें? कि मराठों को कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे पुत्र को है वो शासक बनाने में मेरी सहायता कीजिए। अब यहाँ पर मित्रों राजस्थान में मराठों का क्या होता है? आगमन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में मराठों का आगमन सबसे पहले किस रियासत में हुआ? मराठों का आगमन किस रियासत में हुआ मित्रों? हाँ बिल्कुल पूजा जी, खाली आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोई आपसे नाराज है, ठीक है। हाँ मराठों का आगमन हुआ मित्रों बूंदी रियासत में। किस में हुआ? बूंदी रियासत में सबसे पहले मराठों का आगमन हुआ था। अब मराठा सरदार मल्हार राव और महादजी सिंधी आते हैं मित्रों, और यहाँ पर आकर है वो यहाँ पर है दलेल सिंह के स्थान पर किसे शासक बना देते हैं? उमेद सिंह को। किसे? उमेद सिंह को शासक बना देते हैं। और दलेल सिंह के पिताजी जो सालिम सिंह हाड़ा थे उनको है वो उनको हाड़ा को, सालिम सिंह हाड़ा को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि सवाई जय सिंह ने एक भारी रकम देकर सालिम सिंह हाड़ा को उनकी कैद से छुटवाया था। लेकिन जैसे ही मराठे यहाँ से जाते हैं उसके बाद में कहते हैं वापस से जो ये सवाई जय सिंह है वो वापस है इसी दलेल सिंह को शासक बना देता है। इस प्रकार बूंदी राज्य के जो आंतरिक मामला था बूंदी राज्य का, उस बूंदी राज्य के आंतरिक मामले में सवाई जय सिंह के हस्तक्षेप के कारण ही राजस्थान में मराठों का आगमन हुआ था। मराठों का आगमन हुआ था किसके कारण? यदि सवाई जय सिंह बूंदी राज्य के आंतरिक मामलों में यदि ये हस्तक्षेप नहीं करता तो कभी भी मराठी राजस्थान में नहीं आते, नहीं आगे ये लूटपाट होती फिर राजस्थान में, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे देखिए मित्रों। इसके बाद में होता है आपका हुरडा सम्मेलन।
कहाँ पर होता है ये? भीलवाड़ा में। कहाँ पर होता है? हुरडा गांव कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन कहाँ पर होता है मित्रों? भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को। भाई हुरडा सम्मेलन के करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ? राजस्थान में मराठों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था, उनकी लूटपाट बढ़ती जा रही थी और मराठों की लूटपाट को रोकने के लिए, मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहां पर हुआ? भीलवाड़ा में हुआ मित्रों, 17 जुलाई 1734 में। इस हुरडा सम्मेलन को किसने बुलाया? हुरडा सम्मेलन को किसने बुलाया था? इस हुरडा सम्मेलन को मित्रों इसी सवाई जय सिंह ने बुलाया था। किसने बुलाया था? सवाई जय सिंह ने हुरडा सम्मेलन को बुलाया था। और हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऐसा प्रश्न आ सकता है मित्रों। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी मित्रों? हाँ, तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है मित्रों, हाँ, वो मेवाड़ का शासक था जगत सिंह द्वितीय। कौन था मित्रों? हाँ, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसने की थी मित्रों? मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हाँ, ठीक है। मेवाड़ शासक कौन था उस समय? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का शासक था मित्रों हुरडा सम्मेलन के आयोजन के समय। एक था आपका जगत सिंह प्रथम, हाँ, एक जो जिसका काल 1628 से लेकर लगभग 1652 तक था, और ये आपका कौन सा है? जगत सिंह द्वितीय है मित्रों। और हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता इसी ने की थी। ठीक है मित्रों। हाँ, चलिए। हाँ, अब मित्रों हुरडा सम्मेलन में किस बात पर जोर दिया गया था? हुरडा सम्मेलन पर इस बात पर जोर दिया गया कि राजस्थान में मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जाए। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए। राजस्थान में मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए मित्रों हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। हाँ, अब देखो मित्रों, हुरडा सम्मेलन है। इस हुरडा सम्मेलन में खानवा युद्ध के पश्चात, खानवा युद्ध के पश्चात एक बार फिर कहते हैं कि काफी सारे राजपूत शासक है वो एक मंच के नीचे एकत्रित हुए थे और राजपूतों ने इस बात पर लेकर सहमति बनी कि वर्षा ऋतु के बाद में, वर्षा ऋतु के बाद में सभी राजपूत शासक है वो मिलकर है वो मराठों पर आक्रमण करेंगे। सभी राजपूत शासक मिलकर मराठों पर आक्रमण करेंगे। जिस प्रकार कुछ शासकों के नाम बताता हूं मैं, इस जैसे नागौर का शासक बखत सिंह आया था, मारवाड़ से अभय सिंह आया था। इस प्रकार हुरडा सम्मेलन में जो बीकानेर का जोरावर सिंह आया था, कोटा से दुर्जन साल आया था, है ना। इस प्रकार ये शासक थे। मारवाड़ मेवाड़ से जगत सिंह था, इधर जयपुर से ये सवाई जय सिंह था। हाँ, अब इसमें कहा कि वर्षा ऋतु के बाद में सभी शासक मिलकर मराठों पर आक्रमण करेंगे। लेकिन क्या होता है मित्रों, इन राजपूत शासकों का आपसी स्वार्थ होने के कारण, इनके आपसी स्वार्थ होने के कारण, आपस में अनबन होने के कारण ये हुरडा सम्मेलन क्या हो गया मित्रों? हुरडा सम्मेलन भी क्या हो गया मित्रों? असफल हो गया। क्या हो गया? हुरडा सम्मेलन असफल हो गया था। इसके पश्चात है हुरडा सम्मेलन के तहत सवाई जय सिंह सेना लेकर है मराठों के विरुद्ध है युद्ध में जाता है, भाग लेता है। लेकिन बाकी जो राजपूत शासक है वो स्वयं नहीं जाकर सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करते हैं, अपने कुछ कुछ सैनिकों को भेजते हैं और उसके पश्चात मराठों के विरुद्ध जो युद्ध होता है उस युद्ध में सवाई जय सिंह अकेला पड़ जाता है और इसके वजह से ये हार जाता है। हाँ, ठीक है। तो ये था मित्रों आपका हुरडा सम्मेलन। ठीक है। अब देखिए मित्रों, सवाई जय सिंह है, इस सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दी। अब सवाई जय सिंह के काल में जो शासक थे, कौन कौन से शासकों के तहत, किन किन शासकों के द्वारा सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी सौंपी गई, अर्थात मालवा का गवर्नर बनाया गया।
किन किन शासकों के काल में मालवा का गवर्नर बनाया गया था सवाई जय सिंह को? तो मित्रों ध्यान रखना, मालवा का गवर्नर इन्हें बनाया गया था। देखो एक तो सबसे पहले बनाया गया था 1713 में। 1713 में शासक कौन था? फारूक शेर। कौन था? 1713 में शासक फारूक शेर था। फारूक शेर ने इन्हें मालवा का सूबेदार बनाया। इसके बाद में 1730 और उसके बाद में 1732, इस समय यहाँ का जो शासक था मित्रों मोहम्मद शाह। कौन था मित्रों? मोहम्मद शाह। तो देखो 3 बार इन्हें मालवा की सूबेदारी मिली। हाँ हाँ, इन्हें 3 बार मालवा की सूबेदारी मिली थी। 1713 में तो कौन किसने भेजा था? फारूक शेर। 1730 में और 1732 में मोहम्मद शाह ने भेजा था। ठीक है मित्रों, अब मालवा में इनके मराठों के साथ मित्रों 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे मालवा में? 3 युद्ध हुए थे। इनके 3 युद्ध, देखो तीनों का नाम लिखता हूं मैं। एक तो पिलसूद का युद्ध, मालवा में 3 युद्ध हुए थे मराठों के। एक हुआ था मंदसौर का युद्ध, पिलसूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा का युद्ध। पिलसूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा का युद्ध। देखो मित्रों प्रथम युद्ध ये हुआ था कब? 1715, 1733, 1735। प्रथम युद्ध में कौन जीता? सवाई जय सिंह। कौन जीते? सवाई जय सिंह जीते। कौन से में? पिलसूद के युद्ध में मराठों को किसने हराया? सवाई जय सिंह ने। जबकि मित्रों मंदसौर और रामपुरा के युद्ध में कौन जीते? मराठा जीते। कौन जीते? मराठा जीते। मंदसौर और रामपुरा के युद्ध में कौन जीते थे मित्रों? मराठा जीते थे। ये आपको ध्यान रखना। सवाई जय सिंह और मराठों के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। पिलसूद का युद्ध 1715 में कौन जीता? सवाई जय सिंह। मंदसौर का युद्ध कौन जीता? मराठे जीते 1733। रामपुरा का युद्ध 1735 में कौन जीता? मराठा। क्लियर? इसके बाद में देखिए मित्रों मराठों और सवाई जय सिंह अर्थात उस समय जो बादशाह था मोहम्मद शाह, तो इनके समय मराठों का आक्रमण बढ़ता जा रहा बार बार। इसके पश्चात हाँ ये मालवा में पड़ते हैं वैशाली, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। हाँ मध्य प्रदेश के भाग है सभी, ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों नेक्स्ट, अब बार बार इनमें क्या हो रहा था? मालवा वाला जो मराठे और सवाई जय सिंह में अनबन हो रही थी। और सवाई जय सिंह है वो उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का क्या कर रहा था मित्रों? प्रतिनिधित्व कर रहा था। हाँ मारवाड़ की तरफ से हुडा सम्मेलन में मित्रों अभय सिंह था। कौन था? अभय सिंह था, केवलाराम जी, ठीक है। उस समय शासक 1734 में मारवाड़ का अभय सिंह था, ठीक है। अब देखो मित्रों 18 मई 1741 को 18 मई 1741 को सवाई जय सिंह किससे मुलाकात करता है? 18 मई 1741 को सवाई जय सिंह की मुलाकात कैसे होती है मित्रों? तो सवाई जय सिंह की मुलाकात है मित्रों यहाँ पर होते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ सवाई जय सिंह की मुलाकात कब होती है? 18 मई 1741। और इस मुलाकात में सवाई जय सिंह ने मित्रों किसका प्रतिनिधित्व करा था? इस मोहम्मद शाह है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का प्रतिनिधित्व किया था। किसने मित्रों? सवाई जय सिंह ने। और मालवा के कुछ क्षेत्रों को लेकर, हाँ हाँ मालवा के कुछ क्षेत्रों को लेकर मित्रों बाजीराव और सवाई जय सिंह के मध्य जो समझौते हुए थे उससे मोहम्मद शाह है इसने भी क्या है स्वीकृति प्रदान की थी। तो मालवा में मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव से इन्होंने जो मुलाकात की थी, मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधित्व किया था, वो 18 मई 1741 को किया था।
हुरडा सम्मेलन क्लियर हो गया। उसके बाद में मराठों के साथ देखो, मराठों 3 बार इन्हें मालवा की सूबेदारी मिली। 1713 में फर्रुख शेर ने, 30 और 32 में मोहम्मद शाह ने भेजा। उसके बाद में इनका पिलसूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध और रामपुरा, दो ऊपर वाले एक युद्ध में तो सवाई जय सिंह और मंदसौर और रामपुरा में कौन जीते? मराठा जीत गए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पेशवा बालाजी बाजीराव से 18 मई 1741 को इनकी भेंट हुई थी धौलपुर में। ये भेंट कहां पर हुई थी मित्रों? ये भेंट इन दोनों की धौलपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी मित्रों? पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जय सिंह की जो भेंट हुई थी मित्रों, ये धौलपुर में हुई थी। ठीक है, किसका प्रतिनिधित्व किया था? मोहम्मद शाह का प्रतिनिधित्व किया था सवाई जय सिंह ने। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। सवाई जय सिंह की काल की चर्चाएं चल रही है मित्रों। ठीक है, इतना हो गया मित्रों क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, सवाई जय सिंह को मुगल शासक था फर्रुख शेर। मुगल शासक था फर्रुख शेर और मुगल शासक फर्रुख शेर ने भेजा था भरतपुर में जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। अब देखो, मुगल शासक कौन था? फर्रुख शेर। इस मुगल शासक फर्रुख शेर ने मित्रों इसे भरतपुर में जाट विद्रोह दबाने के लिए भेजा। भरतपुर में जाट विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। किसे मित्रों? भरतपुर में जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था फर्रुख शेर ने। किसे? सवाई जय सिंह को। किसे भेजा था मित्रों? सवाई जय सिंह ने। और ये घटना कब की है मित्रों? ये घटना है मित्रों लगभग 1716 की। कब की है? 1716 में। और 1716 में जाटों का जो यहाँ पर नेता था वो था मित्रों चूड़ामन। कौन था? चूड़ामन। जाटों का कौन था? चूड़ामन। जाट साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है चूड़ामन। हाँ, ये 1716 में यहाँ पर कौन था? जाटों का नेता था। अब देखो, चूड़ामन है, इस चूड़ामन का यहाँ पर एक थून का किला था। ये थून का किला कहां पर है मित्रों? भरतपुर में। कहां पर है थून का किला? भरतपुर में। अब चूड़ामन है, इसका थून के किले पर अधिकार था यहाँ पर। और यहाँ पर इस चूड़ामन के विद्रोह को दबाने के लिए या चूड़ामन को अधीन करने के लिए सवाई जय सिंह को भेजा था। किसने? फर्रुख शेर ने। ठीक है मित्रों। हाँ हाँ, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ नेक्स्ट देखिए मित्रों, अब यहाँ पर थून के किले पर आक्रमण होता है किसका? सवाई जय सिंह का। अब सवाई जय सिंह और चूड़ामन का आमना सामना होता है। सवाई जय सिंह और चूड़ामन का, थून का किला है भाई, थून एक स्थान है यहाँ पर भरतपुर में। हाँ, सवाई जय सिंह और चूड़ामन का क्या होता है मित्रों? यहाँ पर आक्रमण होता है। सवाई जय सिंह और चूड़ामन एक दूसरे का आमने सामने होता है। और इस समय कहते हैं कि मित्रों चूड़ामन ने है सवाई जय सिंह की सेना को एक बार तो पीछे धकेल दिया था। चूड़ामन ने सवाई जय सिंह की सेना को है वो एक बार तो क्या कर दिया था? पीछे धकेल दिया था। लेकिन सबको पता है कोई न कोई तो विश्वासघाती मिल ही जाता है। ऐसी बात नहीं है, राजपूतों में विश्वासघाती थे, सभी कौमों में मिल जाते हैं। यहाँ पर चूड़ामन का एक भतीजा था। चूड़ामन का भतीजा था बदन सिंह। कौन था? जाट राजा था जो आगे बनेगा बदन सिंह।
ये बदन सिंह है। इस बदन सिंह को लालच देकर इस बदन सिंह को, चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने अपनी तरफ मिला लिया। चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को कहा कि मैं आपको है शासक बना दूंगा भरतपुर का, और आप मेरा सहयोग कीजिए। किसने कहा? सवाई जय सिंह ने। और चूड़ामन का भतीजा बदन सिंह है, वो इनकी बातों में आ गया, और बदन सिंह ने किसका साथ दिया? सवाई जय सिंह। जो चूड़ामन का भतीजा बदन सिंह सवाई जय सिंह का साथ देता है, तो आपको पता है सभी सीक्रेट रहस्य हैं, वो अपना खुद का ही व्यक्ति जान सकता है। तो बदन सिंह ने जितने भी सीक्रेट जो रहस्य थे, जो थून के किले के या चूड़ामन की शक्तियों के बारे में बता दिया, और इसके बाद में सवाई जय सिंह ने चूड़ामन के विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया, और चूड़ामन को संधि के लिए विवश कर दिया। अर्थात चूड़ामन को फर्रुख शेर से संधि के लिए क्या कर दिया मित्रों? विवश कर दिया। किसने किया? सवाई जय सिंह ने। किसके सहयोग से? बदन सिंह के सहयोग से। बदन सिंह कौन था? चूड़ामन का भतीजा था। ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को, इस चूड़ामन को संधि के लिए विवश किया, थून के किले को घेर लिया, थून के किले पर अधिकार कर लिया सवाई जय सिंह ने। इसके पश्चात इस फर्रुख शेर ने, किसने? इस फर्रुख शेर ने इसे एक उपाधि दी, राजाधिराज। फर्रुख शेर ने सवाई जय सिंह को कौन सी उपाधि दी मित्रों? राजाधिराज। इसके बाद में एक शासक आता है मित्रों, मोहम्मद शाह। कौन आता है? मोहम्मद शाह। इस मोहम्मद शाह ने इसकी उपाधि कौन सी दी? मोहम्मद शाह ने इसे राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी। देखो मित्रों, दो उपाधियां ध्यान रखनी है मित्रों, दो उपाधियां ध्यान रखनी है। कौन सी? हाँ, एक तो राजाधिराज की उपाधि तो कौन दे रहा है? सवाई जय सिंह को। फर्रुख शेर, जाटों के विद्रोह को दबाने के पश्चात फर्रुख शेर ने तो कौन सी उपाधि दी? राजाधिराज। इधर जो मोहम्मद शाह शासक बना था, मोहम्मद शाह ने उसके बाद में इसकी उपाधि कौन सी बताई है? राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि किसने दी है मित्रों? वो दी है मोहम्मद शाह ने। इसके पश्चात जो बदन सिंह था, कौन था? बदन सिंह, चूड़ामन का भतीजा था। इस बदन सिंह ने जब सवाई जय सिंह का सहयोग किया, तो बदन सिंह को एक उपाधि दी मित्रों। एग्जाम में ये पूछा गया है, भरतपुर के किस जाट शासक को सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी? कौन सी उपाधि दी? ब्रजराज की उपाधि। तो भरतपुर के जाट शासक बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने कौन सी उपाधि दी मित्रों? ब्रजराज की। कौन सी उपाधि दी? ब्रजराज की उपाधि दी, और साथ में इसे डिग की जागीर दी। कौन सी? डिग की जागीर भी किसे दी मित्रों? इस बदन सिंह को। तो बदन सिंह को है सवाई जय सिंह ने डिग की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि दी। ध्यान रखना मित्रों, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो इतना ही है। भरतपुर में जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए, जाट नेता चूड़ामन के विद्रोह को दबाने के लिए फर्रुख शेर ने सवाई जय सिंह को भेजा। सवाई जय सिंह खुद एक बार इसका सामना नहीं कर पाया था, लेकिन बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाया और चूड़ामन है इसको घेरा, थून के किले पर अधिकार कर लिया और चूड़ामन को है संधि के लिए विवश किया। इसके पश्चात कुछ समय पश्चात चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका विवरण हम जब जाट इतिहास पढ़ेंगे भरतपुर का, वहां पर हम भरतपुर के जाटों के इतिहास में विस्तार पूर्वक इनको पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए। इसके पश्चात फर्रुख शेर ने उपाधि दी राजाधिराज की, मोहम्मद शाह ने राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी और भरतपुर के शासक, इसके बाद चूड़ामन के बाद इनका भतीजा बदन सिंह जो शासक बना, बदन सिंह को डिग की जागीर मिली और ब्रजराज की उपाधि। लीजिए स्क्रीनशॉट। किसी भी शासक के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए ये उपाधियां दी जाती है। राकेश जी सिंपा, हाँ मित्रों, हो गया। चलिए, अब कुछ सवाई जय सिंह के द्वारा, हाँ,
जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी मित्रों उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये तो अभी तक हमने इतने इनके जो अभियान थे उनका जो संघर्ष था उस संघर्ष की और उनके अभियानों की चर्चा की, ठीक है। अब हम कुछ इनके द्वारा जो कार्य किए गए, इनके काल में जो कार्य हुए उनकी चर्चा करते हैं। एक तो मित्रों सवाई जय सिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण कराया। 5 सौर वेधशाला, सवाई जय सिंह द्वारा मित्रों 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। कौन कौन सी जगह पर करवाया गया? देखो, सबसे प्राचीन कहां पर है? दिल्ली। सबसे बड़ी वेधशाला, खगोलीय वेधशाला जयपुर में। हाँ, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। मित्रों ये प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से आया था कि निम्न में से किस स्थान पर है सौर वेधशालाओं का निर्माण नहीं हुआ था? तो ध्यान रखना, ये 5 ध्यान में रखने, इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे बड़ी है ये यहाँ पर मिल जाती है, सबसे नवीन भी बोल सकते हैं, ये 1724 में बनी थी। तो सबसे बड़ी जो सौर वेधशाला जयपुर में है उसे क्या कहते हैं मित्रों? जंतर मंतर। क्या कहते हैं? जंतर मंतर। हमें तो जयपुर वाली पढ़नी है। जयपुर में कौन सी है? जंतर मंतर। जो सौर वेधशाला है मित्रों जंतर मंतर। इस जंतर मंतर का एक क्वेश्चन ये भी आया है, जयपुर की किस इमारत को है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था जंतर मंतर को। ये प्रश्न आया हुआ है। 1 अगस्त 2010 को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जो जयपुर में जो जंतर मंतर है मित्रों इमारत है, बिल्कुल सुमन कंवर जी उदयपुर में नहीं है। जयपुर में जो जंतर मंतर है ये सबसे बड़ी सौर वेधशाला है मित्रों। इसको 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है मित्रों। इसके पश्चात मित्रों हाँ, इसने नक्षत्रों के अध्ययन के लिए नक्षत्रों पर आधारित एक ग्रंथ लिखा। नक्षत्रों पर आधारित ग्रंथ लिखा था तत्कालीन मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, उसी के नाम पर। तत्कालीन बादशाह कौन था? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर लिखा जिज मोहम्मद शाही। तो इसने तत्कालीन बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर कौन सा ग्रंथ लिखा था? जिज मोहम्मद शाही। जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ किसने लिखा था? जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ किसने लिखा था मित्रों? किसने लिखा था? सवाई जय सिंह ने लिखा था, नक्षत्रों पर आधारित, ठीक है। जय सिंह ने एक संस्कृत ग्रंथ भी लिखा था। संस्कृत ग्रंथ कौन सा लिखा था? जय सिंह कारिका। और ये जय सिंह कारिका मित्रों है वो ज्योतिष पर आधारित था। ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ कौन सा है मित्रों? ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ जय सिंह कारिका है, ठीक है मित्रों। इसी सवाई जय सिंह ने रेखा गणित का एक विद्वान था मित्रों। रेखा गणित का विद्वान कौन था? रेखा गणित का विद्वान था मित्रों यूक्लिड। कौन था? यूक्लिड। रेखा गणित का विद्वान कौन था मित्रों? यूक्लिड। और इस यूक्लिड की एक पुस्तक थी एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। कौन सी थी इसकी पुस्तक? एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ये पुस्तक किसकी थी मित्रों? रेखा गणित का विद्वान था यूक्लिड। इस पुस्तक का
अब सतीश सांझी मैंने बता दी ये चीज, कितने मुगल शासकों की सेवा की थी, बार बार थोड़ी बताएंगे, क्लास पूरी ले लिया करो आप। एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था सवाई जय सिंह ने रेखा गणित का विद्वान था यूक्लिड, रेखा गणित के विद्वान यूक्लिड का ग्रंथ था एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। किसने किया था मित्रों? सवाई जय सिंह ने किया था। तो आपको तीन ये ध्यान रखनी है, एक तो नक्षत्रों पर आधारित जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ किसने लिखा? सवाई जय सिंह ने। संस्कृत में जो ज्योतिष जय सिंह कालिका ग्रंथ है, जय सिंह कालिका जो ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ है, ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ जय सिंह कालिका है, वो किसने लिखा था? सवाई जय सिंह। रेखा गणित के विद्वान यूक्लिड की पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, इसको है संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? इसका संस्कृत में अनुवाद मित्रों सवाई जय सिंह ने किया था। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, सवाई जय सिंह का गुरु, सवाई जय सिंह पढ़ रहे हैं मित्रों अभी। सवाई जय सिंह का गुरु हाँ जगन्नाथ था। कौन था? पंडित जगन्नाथ। सवाई जय सिंह का गुरु कौन था मित्रों? पंडित जगन्नाथ। सवाई जय सिंह का गुरु कौन था मित्रों? पंडित जगन्नाथ है, वो सवाई जय सिंह का गुरु था। महाराष्ट्र का ब्राह्मण था। इसने ग्रंथ लिखे थे मित्रों सिद्धांत कौस्तुभ, सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत। सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत ग्रंथ किसने लिखे थे? ये दो ग्रंथ किसने लिखे थे? सवाई जय सिंह के गुरु थे पंडित जगन्नाथ। जगन्नाथ ने मित्रों सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत ग्रंथ लिखे थे। क्लियर है? इसी के दरबार में एक गुजरात का दरबारी कवि और था। गुजरात का दरबारी कवि रहता था केवलाराम। कौन था? गुजरात का दरबारी कवि कौन था मित्रों? केवलाराम। गुजरात का जो दरबारी कवि था केवलाराम जी, जो हमारी क्लास में भी एक स्टूडेंट है केवलाराम। तो गुजरात का कवि केवलाराम था मित्रों। इस केवलाराम ने मित्रों ज्योतिष पर ग्रंथ लिखे थे। किस पर लिखे थे? ज्योतिष पर कुल 8 ग्रंथ लिखे थे। गुजरात का दरबारी जो गुजरात का था, इसका एक गुजरात का कवि था केवलाराम, और ये केवलाराम है मित्रों, इसने भी ज्योतिष पर 8 ग्रंथ है इसके दरबार में लिखे थे। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके पश्चात हाँ इसके दरबार में था, इसका दरबारी कवि और था एक पुंडरीक रत्नाकर। कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। इसका दरबारी कवि कौन था मित्रों? पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों? जय सिंह कल्पद्रुम। कौन सा लिखा? जय सिंह कल्पद्रुम। तो इसके दरबारी कवि पुंडरीक रत्नाकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जय सिंह कल्पद्रुम। जय सिंह कल्पद्रुम ग्रंथ किसने लिखा? हाँ, जय सिंह कल्पद्रुम ग्रंथ किसने लिखा? पुंडरीक रत्नाकर ने। मित्रों इसी के काल में कृष्ण मोहन भट्ट ने रामानंद संप्रदाय पर, कृष्ण मोहन भट्ट ने रामानंद संप्रदाय पर कौन सा ग्रंथ लिखा? रामानंद संप्रदाय पर राम रसा ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? राम रसा ग्रंथ। इसी के दरबार में कृष्ण मोहन भट्ट ने रामानंद संप्रदाय में कौन सा ग्रंथ लिखा था? राम रसा ग्रंथ लिखा था मित्रों। और ध्यान रखना मित्रों, इस कृष्ण मोहन भट्ट को कवि कला निधि की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सवाई जय सिंह ने कवि कला निधि, इसीलिए इसे कृष्ण भट्ट कला निधि कहते हैं।
कृष्ण भट्ट कला निधि कहते हैं। यानी कृष्ण मोहन भट्ट को सवाई जय सिंह ने कला निधि की उपाधि दी थी। हाँ, कला निधि की उपाधि दी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी को इसने राम रसाचार्य की उपाधि भी दी थी। कला निधि और राम रसाचार्य की भी उपाधि दी थी। चलिए ठीक है मित्रों। हाँ केवलाराम जी, बिल्कुल आप विद्वान हो गई, आपकी चर्चाएं हो रही है क्लास में भी। चलिए अब देखो मित्रों, सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ कब करवाया? 1740 में। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, 1740 में करवाया। और इस अश्वमेध यज्ञ का जो विद्वान था, अश्वमेध यज्ञ को जो पुरोहित था इसका पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। अश्वमेध यज्ञ को किसने संपन्न करवाया था? पुंडरीक रत्नाकर ने। किसने करवाया था मित्रों? पुंडरीक रत्नाकर ने। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है मित्रों, सवाई जय सिंह ने अपने काल में जैसे कन्यावध है, हाँ सती प्रथा है, इन पर रोक लगाई थी और विधवा विवाह को सबसे पहले समर्थन दिया था। विधवा विवाह को, विधवा पुनर्विवाह है, इस विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने वाला शासक कौन था मित्रों? सवाई जय सिंह ने सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था। इसने सती प्रथा पर, कन्यावध पर, बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयास किए थे, नियम लगाने के प्रयास किए थे, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हुआ था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने वाला ये प्रथम शासक था। ठीक है। हाँ, अब कुलदीप राठौड़ पूछ रहे जय सिंह का मूल नाम क्या था? आप कल वाली क्लास लेते, आप पता चल जाता अपने आप। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप पहले वाली क्लास तो लेते नहीं हो और सोचते हो सर ने पीछे वाला करवाया ही नहीं, हमें इतना ही करवा दिया। कल पूरी सवाई जय सिंह के बारे में मैंने बताया था सारे की सारे। अब स्टूडेंट जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो सारे के प्रश्नों के आंसर मैं दे चुका हूँ कल वाली क्लास में। इसलिए मैं कहता हूँ या तो क्लास लिया करो मत, और यदि क्लास लेते हो मित्रों तो कम से कम पूरी क्लास लिया करो। अब इस प्रकार जिस मित्र ने सवाई जय सिंह की पूरी क्लास ले ली है वो तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे पता है कि सारे क्वेश्चन अभी तक समावेशित हो गए। अब जो आज आ रहे अभी आ रहे वही क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए मैं सभी प्रश्नों के आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने सारे प्रश्न जो आप पूछ रहे हो वो कल वाली क्लास में करवा दिए। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद में देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसी ने जयपुर शहर बसाया था। जयपुर शहर की स्थापना, जयपुर शहर की स्थापना, जयपुर शहर की स्थापना हाँ किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। कब की थी मित्रों? हाँ, इसने इसकी स्थापना 1727 में। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने नवंबर 1727 में की थी मित्रों, दिसंबर नहीं है, 18 नवंबर है, ठीक है ना, 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। इस जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था मित्रों? जयपुर शहर का वास्तुकार, जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य है वो जयपुर शहर का वास्तुकार था मित्रों। ठीक है, और जयपुर शहर की नींव किसने रखी थी? जयपुर शहर की नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ ने। किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ ने मित्रों जयपुर शहर की नींव रखी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जयपुर शहर भारत का प्रथम आधुनिक व नियोजित शहर है। भारत का प्रथम आधुनिक व नियोजित शहर कौन सा है? प्रथम आधुनिक और नियोजित शहर जयपुर है, जो नक्शे के आधार पर बसाया गया था मित्रों। वो कौन सा है? जयपुर। चलिए, जयपुर को राजधानी बनाया था मित्रों किसने? सवाई जय सिंह ने। जयपुर को राजधानी किसने बनाया था मित्रों? सवाई जय सिंह ने। 1727 में मित्रों जयपुर राजधानी बन गई थी। इससे पहले राजधानी कौन सी थी मित्रों? इससे पहले राजधानी कौन सी थी? आमेर।
तो आमेर है, उसके स्थान पर सवाई जय सिंह ने जयपुर को क्या बनाया मित्रों, राजधानी बनाया था। अब देखो मित्रों, इसके जो ये भी ध्यान में रखना है, जयपुर शहर का जो मैदानी भागों का नक्शा बनाया था, मैदानी भागों का यानी पहाड़ी भागों का तो किसने बनाया था, एक तो पहाड़ी भागों का नक्शा, जयपुर में पहाड़ी भागों का नक्शा, एक है मैदानी भागों का नक्शा। जयपुर में पहाड़ी भागों का नक्शा किसने बनाया था, जयपुर में पहाड़ी भागों का नक्शा तो बनाया था इस विद्याधर ने, किसने बनाया था, विद्याधर भट्टाचार्य ने। और मैदानी भागों का बनाया था मेलकम स्पीड ने, किसने बनाया था, मेलकम स्पीड। मैदानी भागों का नक्शा किसने बनाया था मित्रों, मेलकम स्पीड ने मित्रों मैदानी भागों का जयपुर का नक्शा बनाया था। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना, जो जयपुर शहर है मित्रों, हाँ जयपुर शहर है वो इंग्लैंड के है, वो जो एक कैंटेन शहर है, हाँ कैंटेन और एक बगदाद का एक शहर है, उन दोनों के समन्वय माना जाता है। इंग्लैंड से भी इसका नक्शा लिया गया है और बगदाद से भी इसका नक्शा लिया गया है। क्या 3 बज गए क्या, नहीं बजे, अभी तो 5 मिनट बाकी है सतीश जी, हाँ अभी 5 मिनट आपकी बाकी है, हाँ कोई बात नहीं, आप क्लास में आनंदित हो, बढ़िया है। तो ये जयपुर ईरान और इंग्लैंड का जो शहर है, उन शहरों के आधार पर इनका है वो नक्शा बनाया गया था। ठीक है मित्रों, तो जयपुर शहर की स्थापना 1727 में हुई थी। इसके काल में 18 नवंबर को राजस्थान का नहीं, ये भारत का आधुनिक व नियोजित शहर माना जाता है, जो नक्शे के आधार पर बसाया गया था, जिसका वास्तुकार है पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। इसकी नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। राजधानी सवाई जय सिंह ने जयपुर को 1727 में बनाया। पहाड़ी भागों का नक्शा विद्याधर ने बनाया, मैदानी भागों का नक्शा मेलकम स्पीड ने बनाया। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 लाइन इसके बारे में हो रहे, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। अश्वमेध यज्ञ का ध्यान रखना, अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया वह कौन था, सवाई जय सिंह। अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था, जयपुर शहर को गुलाबी नगर सबसे पहले स्टेनले रीड ने कहा था, हाँ सबसे पहले स्टेनले रीड ने कहा था जयपुर शहर को गुलाबी नगर। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया उसकी एक पुस्तक थी। हाँ 1-2 बातें और है, हाँ बिल्कुल रामरंत्र, ये सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, ये जो जंतर मंत्र है ना, उस जंतर मंत्र में जो सम्राट यंत्र लगा है ये तो सबसे बड़ी घड़ी है, और जो राम यंत्र है वो वायु परीक्षण का एक यंत्र लगा हुआ है, ऊंचाई और वायु परीक्षण का। और जयप्रकाश यंत्र है सैनी जी, वो है आपका अक्षांशीय दूरी को ज्ञात करने का एक यंत्र है, ये जंतर मंत्र में है। ठीक है, चलिए अब देखो, एक तो इससे सवाई जय सिंह ने भी तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इस नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में बता दिया मैंने आपको, नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने बता दिया था आपको मित्रों। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था 1734 में, मराठा आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए, मराठा आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और मैंने इस दुर्ग के बारे में डिटेल में बता दिया आपको, बताया था ना, एक जैसे इसमें 9 महल है। देखो, एक जैसे 9 महल सवाई माधो सिंह ने बनाए थे इसी नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवान रानियों के लिए। एक जैसे 9 महल बनवाए थे। इसे जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं, जिसका आकार मुकुट के समान है, सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। जयपुर का पहरेदार किस दुर्ग को कहते हैं, जयपुर का पहरेदार है वो नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, हाँ इसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सांझी आपका। हाँ इसके बाद में देखिए, हाँ नेक्स्ट चर्चा बात की जाए इसके बाद में, तो सवाई जय सिंह ने मित्रों जयपुर में जल महलों का निर्माण करवाया था। जयपुर में जल महलों का निर्माण, जयपुर में जल महलों का निर्माण।
जयपुर में जल महलों का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? सवाई जय सिंह ने करवाया था। और इन जल महलों का निर्माण भी मैंने बताया था आपको जब मैंने महल पढ़वाए थे। देखिए जो अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मण थे, उन अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को ठहरने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को रोकने के लिए गर्भावती नदी पर जो मानसागर झील का निर्माण करवाकर सवाई जय सिंह ने इन जल महलों का निर्माण करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ के जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को ठहरने के लिए सवाई जय सिंह ने जल महलों का निर्माण जयपुर में करवाया था। ये मैंने आपको बता दिया, महलों वाले पार्ट में मैंने करवाया था कला एवं संस्कृति में, ठीक है। इसके अलावा सवाई जय सिंह के काल में चित्रकला की बात की जाए, सवाई जय सिंह के काल में चित्रकला है वो जयपुर की शुरुआत हुई थी, जयपुर शैली की चित्रकला। और चित्रकला की बात की जाए मित्रों तो सवाई जय सिंह के काल में आपको ध्यान में रखना है मित्रों, यहाँ पर एक सूरत खाना, चित्रकला के लिए क्या बना? सूरत खाना विभाग की स्थापना। यह प्रश्न आया हुआ है मित्रों, चित्रकला के लिए, चित्रकला के लिए जयपुर चित्रकला शैली में जो सूरत खाना बना, इस सूरत खाना की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सूरत खाना की स्थापना मित्रों किसने की थी? जयपुर में चित्रकला के लिए सूरत खाना की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। और ध्यान रखना जो सवाई जय सिंह का दरबारी चित्रकार था, उस दरबारी चित्रकार का भी मैंने उल्लेख किया था, वो कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। और मैंने आपको बताया भी था ये मोहम्मद शाह था और एक शाह मोहम्मद था। शाह मोहम्मद बीकानेर का था और मोहम्मद शाह जयपुर का चित्रकार था। ये सवाई जय सिंह का दरबारी चित्रकार था मित्रों। इसके अलावा देखो सवाई जय सिंह के काल में ही मित्रों आपको पता है तो दिल्ली पर ईरान के बादशाह नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 20 मार्च 1739 को। और 20 मार्च 1739 को ईरान के बादशाह नादिर शाह का आक्रमण जब दिल्ली पर हुआ था तो आमेर का शासक उस समय कौन था मित्रों? सवाई जय सिंह था, ठीक है मित्रों। इसके अलावा सवाई जय सिंह की प्रशंसा है वो जो पंडित नेहरू है, पंडित नेहरू ने भी इनकी जो प्रशंसा है, इनके व्यक्तित्व की प्रशंसा है मित्रों, अपनी पुस्तक भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है, इनकी प्रशंसा की है। किनकी? सवाई जय सिंह के व्यक्तित्व की प्रशंसा की है। तो मित्रों ये आपका देखो सवाई जय सिंह मैंने आपको करवाया है। और सवाई जय सिंह के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आपके कोई बाहर जाएगा, क्योंकि 2 क्लासों में लगभग हमने सवाई जय सिंह को पढ़ा है और पूरा डीपली जितने भी इनके युद्ध अभियान थे या इनकी कोई भी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है सारी की सारी हमने एक एक करके 1 बाय 1 करके इनका अध्ययन किया है। तो एक बार वापस देख लेना, अपने नोट्स देख लेना, ठीक है मित्रों। कल सवाई जय सिंह के बाद में नेक्स्ट इनके पुत्रों में जो उत्तराधिकार संघर्ष है उसकी भी चर्चा करेंगे। जो भी ईश्वर सिंह शासक बनेंगे उनके बाद में उनकी अध्ययन करेंगे, ठीक है मित्रों। तो कल मिलते हैं वापस 12 बजे मेवाड़ के इतिहास में और उसके बाद में 2 बजे मिलेंगे आपके साथ इसी अजमेर के इतिहास में। तब तक के लिए धन्यवाद।